चलो आज हम लोग बात करेंगे एल के बारे में। ठीक है, एल के बारे में मतलब एल मतलब क्या था? एल का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको चल निधि यानी तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है। क्या था ना कि बैंकिंग सुधार में समायोजन करने, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए गठित सीमन ऐसे याद है, नर का सीमन। ठीक है, LAF नर का सीमन LAF। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो तो कि LAF नर जो है अपने लिक्विड को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ऐसे ही करके यार लिक्विड को एडजस्ट करने की फैसिलिटी है। नर का सीमन क्या हो गया, लिक्विड है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंपल एक याद कर सकते हो ना। और तरल हो गया ना, तो नर के लिक्विड को एडजस्टमेंट करने वाला जो समिति है, तो नर सीमन ऐसे याद कर सकते हो। तो इसके लिए नर सीमन कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर, नर सीमन कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF को अपनाया गया। ठीक है, 2000 में आया, ध्यान रखना, उससे पहले आया नहीं था। ठीक है, तो 2000 की बात है। तरल समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। ठीक है, ये मौद्रिक नीति का अस्त्र पहले बता दिया, जिसकी मदद से क्या करता है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त बाजार को अलग अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियंत्रित एवं नियमित करने की सहायता मिलती है। कैसे? देखो आगे चलो, क्या बताएं कि ये क्या है, ये LF जो है, ये तरलता समायोजन सुविधा जो है मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र है, जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजारों यानी फाइनेंशियल मार्केट को अलग अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियमित और नियंत्रित करने की सहायता मिलती है। तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है। सोचो, इसके सहायता से, मतलब तरल समायोजन सुविधा के साथ डेली बेसिस पर वो बाजार में मतलब कितना पैसा होगा, कितना पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे को निकालना, उसमें डालना, ये सब जो है उसका प्रबंधन करने में सफल हो पाता है तथा बाजार को ब्याज दर संकेत देने में सक्षम होता है। तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को पुनः क्रय समझौते के द्वारा ऋण लेने और देने की सुविधा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? ऋण लेने और देने की सुविधा प्रदान की जाती है। किसको? बैंक को। देखो, तरलता समायोजन जो है, तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से। रेपो रेट पता है, जैसे ये RBI है, ठीक है, और यह कोई सामान्य बैंक है। ठीक है, ये RBI है, इसके ऊपर लिख देते हैं ये RBI, उसके लिखने की जरूरत नहीं, ये दूसरा बैंक है। जब RBI इसको पैसा देगा, है ना, 1 से 14 दिन के दिन अल्पकालीन ऋण जिसको बोलते हैं, अल्पकालीन ऋण अगर देता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये बैंक को, है ना, पैसा देखो पैसा देने के, जैसे इसने पैसा दे दिया, ठीक है, तो अब पैसा फ्री में तो देगा नहीं, इसके बदले में कुछ ये चार्ज करेगा, तो 4% मान लो उससे ब्याज लेगा। तो 4% जो ब्याज है ना, ये ब्याज ही रेपो रेट है, कोई और नहीं है। पैसा दे रहा है, इसको रेपो रेट नहीं बोलते। ठीक है, जैसे मान लो RBI देगा इसको पैसा, तो क्यों देगा? फायदा क्या है RBI का? RBI क्या उसका बाप थोड़ी लगता है ना, या उसका मौसी का तो बेटा है नहीं, तो RBI बोलेगा पैसा तो दे देंगे बेटा, पर जो है हमको भी बदले में कुछ चाहिए, तो बोला कि ब्याज ले लेना। और तो क्या भाई, सब कोई लोग ब्याज ही के लिए काम करते हैं, ब्याज के बिना कोई थोड़ी पैसा देता है। तो बोला कि ठीक है 4% रख लेना तुम, 4% कितना भी हो सकता है रेपो रेट, तो इसी को रेपो रेट बोलते हैं। अब मान लो कि इसके पास पैसा बहुत आ गया, ठीक है, इस बैंक के पास से पैसा बहुत आ गया, बोला मेरे को थोड़ा रखना है, अगर आपके पास है रखे जगह तो आप रख दीजिए। बोला कि वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम सबका बाप हुआ है कि नहीं, बाप को पैसे का जरूरत थोड़ी ये बेटा देगा। तो बोले कि फिर भी तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो मान लो तरलता मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो वो सोचा तरलता सोख लेते, थोड़ी सी तरलता कम करने के लिए रख देता है यहाँ पे मान लो, तो ठीक है। तो अब ये तो हमेशा इससे से कम ही रहेगा, ध्यान रखना। तो ये रेपो रेट, और वो इसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जब ये बैंक RBI इसको बैंक को पैसा देगा, ऋण देगा, मतलब जो है ब्याज देगा कुछ, तो ये उससे, जैसे ये 4% है, तो हो सकता है 2% हो या 3.2, ये कम ही होगा उससे।
तो जो तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से होता है। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सफलता मिलती है। इससे क्या होता है, इसकी सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सहायता मिलती है। इससे बैंक की आवश्यकता के अनुरूप तरलता का नियमन कर सकते हैं। तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार परिस्थितियों के अनुसार बाजार दरों की संरचना में समायोजन आसानी पूर्वक कर सकता है। मतलब बाजार में जो दर है, मतलब बाजार में किस रेट से मिल रहा ना, उस बाजार दरों को भी ये देखभाल कर सकता है इसकी सहायता से। ये खास बात है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एमएसएफ। एमएसएफ सब सुने हो मैं, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। देखो एमएसएफ क्या होता है ना कि कम समय के लिए, जैसे एक रात के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग जैसे होता है ना, वन नाइट स्टैंड, यही से भी याद कर सकते हो। ठीक, वन नाइट स्टैंड जो है ना, ये वाला स्टैंडिंग है ऑलमोस्ट तुमको मिलेगा। देखो एमएसएफ क्या होता है कि एमएसएफ की अवधारणा जो है 2011 में प्रभावी हुई थी। और एलएएफ लिक्विडिटी सीमन, ध्यान रखना, नर सीमन समिति 2002 नहीं 2000 सिर्फ 2000। और एमएसएफ की अवधारणा जो है 2011 में प्रभावी हुई। एमएसएफ ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक की से अपने शुद्ध निवल जमा, जितना भी मतलब उसके पास जमा है, का 1% रात भर के लिए ऋण ले सकते हैं। ठीक है, समझ में है कि भाई जितना उसके पास जमा है उसका 1% वो रात भर के लिए ऋण ले सकते हैं। किससे? आरबीआई से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों दायित्व तथा दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालीन असामंजस्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने, वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक व्यवहार के संचालन तथा अंतः बैंक दरों में एक दिन के भीतर होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया। मतलब ये एक दिन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ये लेके आया। ठीक है, ये बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चल निधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा बल प्रदान करता है ना। जो अप्रत्याशित चल निधि है, मतलब जो है पता नहीं है कि कितना हो जाएगा, अप्रत्याशित है मतलब नहीं पता है कि ये जो है कितना फ्लो हो रहा है, उसका आधार पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वन नाइट स्टैंड हम बोले ना, एक रात के लिए। तो सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत, ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित बैंकों यानी शेड्यूल बैंक ही रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल बात है, बिना शेड्यूल, जो शेड्यूल नहीं है उसको भी, कमर्शियल बैंक नहीं है उसको काहे देगा। इसके अंतर्गत ऋण लेने के लिए वैधानिक तरलता का अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूति गिरवी रखी जा सकती है। क्या अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूति गिरवी रख सकते हैं। मतलब इसमें बोला है कि ये जो है, मतलब जो तुम्हारा जैसे कि एनडीटीएल जितना कुल निवल होता है ना, उसके 1% ही हम लोग यूज कर पाते हैं, इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी का मान लो किसी बैंक का कुल निवल जो है 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, तो वो 1% इसका कितना होगा, जो भी मान लो, मेरे को नहीं छोड़ो एक बार, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा ले लिया। मान लो उसको 100 रुपये है ना, कुल उसका एनडी जो भी है, जो भी कुल निवल जो है वो है 100 रुपये, तो वो 1 ही रुपया लोन ले सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया एमएसएफ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रधान उधार दर यानी प्राइम लेंडिंग रेट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।